नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेकी, माय सीनियर फ्रॉम स्कूल एंड चीफ एडिटर ऑफ दृष्टिकोण.com, देश कपूर सर। और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। पहले अननोन गनमैन का खौफ सिर्फ पाकिस्तान में था। वैसे अननोन गनमैन पाकिस्तान से निकल कर हमारे देश में भी आ चुके हैं, कनाडा भी जा चुके हैं, यूएस भी जा चुके हैं, पर अब जो लेटेस्ट है वो है बांग्लादेश। पीछे भी एक दो घटनाएं इस तरीके की हुई जहां हमने देखा कि बांग्लादेश के अंदर उनकी एक्टिविटीज बढ़ने लगी है। कल दीपू दास एक हिंदू, उनके डिटेल्स देश कपूर सर डिस्कस करेंगे। उनको किस तरीके से मारा गया, जो मेन परपचुएटर था उसका, कल वो 72 औरों के पास पहुंच चुका है। राइट फ्रॉम मुशर्रफ till to Dawood Ibrahim, to many others, except for हाफिज सईद। हाफिज सईद को एक स्ट्रैटेजी के तहत जिंदा रखा जा रहा है, जानबूझकर नहीं मारा जा रहा है, पर उनके आसपास सबको निपटाया जा रहा है। समझते हैं कि कल ये क्या हुआ है बांग्लादेश के अंदर एंड हु इज or maybe the next target. Desha, a very warm welcome on the show. Thank you so much, Gayatri. Always good to come here. So thank you. ये जो है ना टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं दीपू चंद्र से। तो दीपू चंद्र को पिछले साल दिसंबर में लाइक उसको मारा गया। उसको ये कह के कि उसने ब्लास्फेमी की थी। जब उमर हादी की डेथ हुई, जब असैसिनेशन हुआ, तो उसके बाद जो भीड़ इकट्ठा हुई उसने बहुत बहुत तहस नहस किया। उसमें से एक ये भी था, वो दीपू चंद्र को जब उन्होंने मारा तो उसको एक्चुअली जो पुलिस ने उस पूरे भीड़ के हाथ कर दिया था। वो बेचारा तड़पता रहा, उसको आग लगा के जला के रख दिया, जिंदा जला दिया उसको। तो ये एक ऐसा हादसा था जिससे आई थिंक बहुत सारे लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। और कल की बात है, वो हसन शहादत जो है, जो बंदा जो मेन एक्यूज था इस पूरे केस में, उसकी बॉडी वो ऐसी मिली कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उसके ऊपर आधी थी और आधी उसकी छत पे थी। तो किसी ने, या तो खुद उसने वो गिर गया वहां पर, या किसी ने उसको धक्का मारा है ऐसे कि वो मर गया, which is very very similar to how जावेद खनानी died. हमने धुरंधर में देखा था वो कैसे ऊपर से नीचे गिरा था। जो प्रिंटिंग का, जो फेक करेंसी प्रिंट करता था, प्रिंटिंग, वो एक्चुअली वो डॉन में भी उसके बारे में आया था। डॉन में आया था कि वो कैसे ऊपर से, वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी साइमा टावर्स की, वहां पर वो गिरा था नीचे और वो एंटेंगल हुआ था इलेक्ट्रिक वायर्स में बिफोर ही एक्चुअली फेल डाउन टू द ग्राउंड। सो डिटेलिंग जो थी धुरंधर में काफी बहुत सही थी कि कैसे वो नीचे गिरा। तो और वो कराची में बिल्डिंग थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी उस समय। एंड खनानी जो था वो तो हम सब जानते हैं अब धुरंधर की वजह से कि कैसे वो फेक करेंसी नोट्स बनाता था। तो वहां पर अगर आप देखो पाकिस्तान में लगातार एक के बाद एक बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं। ये सारे लोग जो, जैसे ज़हूर मिस्त्री था उसके बारे में भी हमने देखा, और बहुत सारे और लोग थे जो कुछ तो उसके वो एलईटी के थे, कुछ जैश ए मोहम्मद के थे, बहुत वो कुछ तो एक मसूद अजहर का भाई भी था उसमें, मोहम्मद ताहिर। तो इन्होंने बहुत सारे अटैक्स भी किए थे इंडिया में, और उनकी मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी थे। सलीम रहमानी था, बशीर अहमद पीर है, परमजीत सिंह पंजवर जो खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ था, शाहिद लतीफ़ जो पठानकोट का मास्टरमाइंड था। तो ऐसे बहुत सारे लोग, एक तरफ तो ये होता है कि ये बताता है उनको कि उन लोगों को जो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट वगैरह जो हैं, कि हमें पता है आप लोग कहाँ पर हो और आप हमारे रेडार पे हो। दूसरा, इंटेलिजेंस एजेंसी को ज्यादा कि आप कुछ भी कर लो, आप उनको बचा नहीं पाओगे। और उससे ज्यादा वो आने जो बाकी जो उनके होते हैं, जो अभी काम कर रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशन, उनको ये बताता है कि हम सेफ नहीं हैं। आईएसआई और बाकी जो एजेंसीज हैं वो हमें बचा नहीं पाएंगी, बिकॉज कोई ऐसी फोर्स है जो हमारे पीछे लगी हुई है और चुन चुन के मार रही है।
ऐसा रैंडम नहीं है, चुन के मार रही है। मुशर्रफ का आप एग्जाम्पल दे रहे थे, मुशर्रफ के बारे में तो मुझे पहली बार पता चला, थोड़ा सा उस पर एक्सप्लेन करिए, फिर आते हैं मुशर्रफ दोबारा 20 वाले मैटर पे। तो मुशर्रफ का बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो एक्चुअली वो बड़े लोग नहीं जानते, वो लंदन में था और उसको एमीलॉइडोसिस वो बीमारी होती है। इट्स अ वेरी रेयर एंड इनक्योरेबल डिजीज। वो उसका जो प्रोटीन होता है उसकी वजह से होती है। वो ऐसी होती है कि डिसफंक्शन हो जाता है, उसका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, उसमें बहुत दर्द होती है, बड़ा बंदा तड़प तड़प के मरता है। तो उसमें उसके स्प्लीन, उसका हार्ट, किडनी, लिवर सारे धीरे 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 करके पूरी तरह से वो खत्म हो जाते हैं और वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं। तो अल्टीमेटली बंदा बहुत तड़प के मरता है। तो मुशर्रफ वैसे मारा था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उसको किसी ने कुछ दिया तो इसलिए मारा गया या कुछ हुआ, पर कुछ तो हुआ उसके साथ जो सडनली उसको एक ऐसी बीमारी थी जो क्योर ही नहीं की जा सकती थी और जो तड़प तड़प के मारा गया। वो एक तो मुशर्रफ का ये, और दूसरा हमने धुरंधर में तो देखा ही था, और उसके बारे में वो बहुत सारी दाऊद के इंफॉर्मेशन बारे भी में। लोगों के बारे में है, दाऊद इब्राहिम के बारे में, कि कैसे उसको पॉइजन दिया गया। वो खास पॉइजन था जो लाइक इंडियन जो रिसर्च एजेंसीज हैं उन्होंने या तो खुद बनाया या कहीं से लिया, जहाँ से भी लिया या बनाया, उन्होंने वहाँ दिया गया और इन्फ्लेटेड किया गया। जो दाऊद इब्राहिम के क्लोज कनेक्शंस थे। कुछ लोगों का कहना है कि उसके रिश्तेदार में थे, रिश्तेदारी में कुछ लोग थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं जावेद मियांदाद के कुछ जान पहचान के थे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि उनके कोई और वो जान पहचान के लोग थे जिन्होंने उनको वो जो टॉक्सिन था वो वहाँ वो दिया गया। अब ये किसने किया, कैसे किया, कब किया, ये नहीं पता, पर वो एक ऐसी मौत मर रहा है जो वो रोज रोता होगा कि मेरे को आज मौत आ जाए, पर मौत आती नहीं है उसको। तो वो दिन हर रोज एक मौत मरता है, पर वो वहां से निकल नहीं पा रहा। जैसे मुशर्रफ के साथ हुआ, मुशर्रफ भी रोज रोता होगा कि आज मेरे को मौत आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि एक एक करके सारे सारे ऑर्गन फेल हो रहे थे उसके। तो इट इज वेरी जमील जमाली कहता है ना, जो मजा मरते हुए देखने में, तिल तिल कर मरते हुए देखने में, वो मजा एक बार के मारने में कहाँ है। करेक्ट। तो ये जो है ना, इसको, इस पूरे केस को ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने आखिरकार अगर हम देखें तो कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, वो किसी को नहीं पता। हालांकि हर पाकिस्तानियों का ये कहना है कि ये रॉ करा रही है और इंडिया करा रहा है। हो सकता है नो, इंडिया करा रहा वो हो रॉकी सकता है इंडिया ना करा रहा हो, जी। जो भी है, मतलब पर आई होप इंडिया करा रहा हो, क्योंकि जैसे मोसाद का डर रहता है, ऐसे रॉ का भी एक डर रहना चाहिए। क्योंकि मोसाद का ये डर है, मोसाद का बड़ा क्लियर है, अगर आप हमारे एक भी वो इजरायली को मारते हो, आप कहीं भी हो, हम आपको ढूंढ के छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही होना चाहिए। रॉ का भी यही एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि आप अगर हमारे यहाँ पर आके अटैक करते हो, हमारे सिटीजन्स को हमारी धरती पे मारते हो, आप कहीं भी हो, आप बचोगे नहीं। और ये बड़ा अनाउंस प्रिंसिपल होना चाहिए। आई थिंक अगर अभी अनाउंस नहीं है तो उसको हम कह सकते हैं, एक टर्म होती है इम्प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, कि अब इम्प्लॉजिबल हो गया है कुछ और समझना सिवाय इसके कि कौन मार रहा है, एक फोर्स जो मार रही है, पर आप इसको प्रूफ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये कंप्लीटली डिनायबल है, क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं है इसका, और एविडेंस है भी नहीं वाकई में। तो एक वो सीआईए की ऑफिसर थी, उसके साथ एक पॉडकास्ट हो रहा था, वो बता रही थी कि कैसे इंडिया जो है इट इज वर्किंग विद तालिबान एंड टेकिंग आउट ऑल दीज पीपल। वो सीआईए की ऑफिसर ने बोला है नाउ, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि वो तालिबान जिसको पाकिस्तान ने बनाया था इंडिया के खिलाफ यूज करने के लिए, वो इंडिया यूज कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब उसके अपने ही टेररिस्ट के खिलाफ, जिसका बेस तालिबान था। तो
ये वो सीआईए की जो थी, सेरा समथिंग था, सारा समथिंग। Sierras. But हाँ, what about Bangladesh? Like बांग्लादेश की साइड पे इन लोगों का तो मूवमेंट है, because बांग्लादेश that is अब हुआ क्या है कि सी मैं इसको ना एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ कि लोगों का ये कहना, वो लोग ये समझते हैं कि ये बंगाल इलेक्शंस जो थी वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में थी, शायद आप कह सकते हो कि कांग्रेस भी बीच में इन्वॉल्व होगी, पर मैं ये नहीं मानता। मेरे हिसाब से दिस वाज अ बैटल बिटवीन रॉ एंड टर्किश इंटेलिजेंस, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, सीआईए, बांग्लादेशी इंटेलिजेंस एंड चाइनीज इंटेलिजेंस, ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। वो सारे एक ऑपरेशन कर रहे थे। इसका सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो ये है कि किस तरह से उसको शेख हसीना को निकाला गया, और जब ये आया मोहम्मद यूनिस, और जब ये इलेक्शंस हुई, तो जितने बॉर्डर के एरियाज हैं जहां पर टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहां एक एक डिस्ट्रिक्ट में आप देखना, मैंने ये मैप किया था अपने न्यूज़लेटर के लिए, मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट में जमात के जो लीडर वो थे, लोग जो थे वो जीते थे कैंडिडेट्स। तो उसका मतलब ये है कि दे हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, दे वर रेडी, उन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर लिया था। ये एक इंटेलिजेंस बैटल थी जो अल्टीमेटली रॉ जीती। ये मेरे दिमाग में एटलीस्ट बहुत क्लियर है, किसी और के दिमाग में हो ना हो, कोई बात करे ना करे, पर जिस तरीके से ये काम चल रहा था उससे बहुत क्लियर है कि कौन क्या खेल रहा था गेम। अगर वैसा देखा जाए तो उसका मतलब ये है कि इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। देखो, आपको याद होगा, आई थिंक हम दोनों ने ये डिस्कशन हुई थी जब शेख हसीना के बारे में। जब शेख हसीना भागी थी, मैंने कहा था कि उसको रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू नेवर नो कि कल क्या हो। और इंडिया ने बहुत बार ऐसा, बहुत लोगों ने कहा कि क्यों इंडिया अभी भी उनको ये चीजें देती है, पैसे देती है, या उनको वो फलानी सहूलियतें देती हैं। वो इसलिए देती है बिकॉज इंडिया वुड वांट टू हैव अ हैंड और एटलीस्ट समथिंग गोइंग ऑन इन बांग्लादेश ऑल द टाइम। अगर आपका कनेक्शन नहीं रहेगा उनकी सोसाइटी से, आप वहां कोई ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, वो कर पाओगे। तो हर चीज का, हर सहूलियत जो दी जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइनीज ने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट बनाए हैं, वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पढ़ाने के लिए वो थोड़ी है सिर्फ, दे आर ऑपरेशंस। सिमिलरली जो इतनी सारी जो लाइब्रेरीज खोलती हैं लोग, जैसे रशिया ने खोली थी, रशिया ने बहुत सारी सहूलियतें दी थी, वो भी एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। ऐसे ही यूएस भी करता है, बाकी कंट्रीज भी करते हैं। वेदर यू लाइक दैट कंट्री और नॉट डजंट मैटर, you have to have a presence there. India needs to have a presence in Bangladesh, and that is why India would never leave Bangladesh like that. तो उस तरह से अगर देखा जाए तो ये जब सारी चीजें चल रही थी, जब ये इलेक्शन आने वाले थे, तो उसके इन द रन अप टू द इलेक्शंस a lot of things were done, a lot of things had to be done, right? और उसी तरह से अब उसका जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो साइड इफेक्ट्स अब दिखने शुरू होंगे, बिकॉज एक बहुत बड़ी बैटल जो है वो अब पीछे हो गई है। अब नाउ लाइक इट इज अबाउट हाउ टू एक्चुअली टेक द नेक्स्ट स्टेप। वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ ये तो अभी हम एक ऑपरेटिव की बात कर रहे हैं, दो ऑपरेटिव की बात कर रहे हैं। वहां पर बांग्लादेश में और बहुत कुछ हो सकता है आगे, बिकॉज वो चिकन नेक को सिक्योर करना इतना आसान नहीं होगा। अगर करना है तो द अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस दैट इज रिक्वायर्ड इज इमेंस। अब क्या है कि मैंने एक न्यूज आर्टिकल देखा था, वो न्यूज रिपोर्ट थी, कुछ साल पहले की बात है। ये आई थिंक पेज 5 पे बड़ी छोटी सी रिपोर्ट थी। उसमें ये था कि इसरो ने पाकिस्तान का जो लैंड मास है ना, 87% ऑफ द लैंड मास उसको मैप कर रखा है इन HD हाई डेफिनेशन टिल 65 सेंटीमीटर्स। ये अनाउंस था। जो अनअनाउंस, जिसको हम लोग नहीं जानते, जो उन्होंने बाकी किया होगा जिस लेवल पे, वो थोड़ी बताएंगे। और वो बोला भी कि हम सब कुछ थोड़ी बताएंगे हमने क्या क्या किया है। नाउ द थिंग इज, जब
जब ये हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, तो नूर खां एयरबेस जो थी, जब उसके जो पिक्चर्स देखी गई, तो लोगों ने कहा कि जनरली जब आप बॉम्ब फेंकते हो ऊपर से, तो वो जो उसकी छत होती है वो नीचे की तरफ जाती है, बट नूर खां एयरबेस की का जो पूरा था हार्ड बंकर जो था, वो हार्ड बंकर एक्चुअली स्टेट ऑफ द आर्ट था। वो बेक्टेल और जनरल इलेक्ट्रिक और इन बाकी जो टॉप कंपनीज हैं उन्होंने बनाया था। पर जब वो पिक्चर्स देखेंगे पता चला छत नीचे नहीं गई थी, छत तो ऊपर आई है, छत ऊपर की तरफ आई। इसका मतलब बॉम्ब तो अंदर गया, तो ना बॉम्ब अंदर कैसे चला गया? तो एक वेंट था 45 सेंटीमीटर्स का, उसके थ्रू वो गया और वो नीचे गया, और नीचे से जब फटा तो छत ऊपर की तरफ आई। तो इट वाज अ वेरी लाइक इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंड। तो अगर 45 सेंटीमीटर्स का अगर उन्होंने वो करना था उसको टारगेट, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का एक एक चप्पा चप्पा मैप हो चुका है। अगर पाकिस्तान का क्या हुआ है तो बांग्लादेश का भी डेफिनेटली क्या होगा, वो बिकॉज द तो सेकंड वो डेंजरस कंट्री इन आवर नेबरहुड फॉर अस। करेक्ट। सो दैट गोज लाइक अनसेड, राइट? और सिर्फ बांग्लादेश का ही नहीं, लाइक बाकी अब जब वो पढ़ रहा था न्यूज रिपोर्ट जो थी, मैं उसको निकाला टाइम्स ऑफ इंडिया की, जब मैं पढ़ा था उन्होंने पूछा कि चाइना का क्या, चाइना को भी किया हुआ मैप, कहते हैं वो हम सब कुछ थोड़ी बताएंगे। तो द थिंग इज कि जब कैपेबिलिटी है भारत की, तो भारत हर चीज यूज करेगा, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस भी करेगा। देखो मैं आपको बताऊं, हम बात करते हैं ना ये टेरर अटैक्स वगैरह की। टेरर अटैक्स जो थे ना, मैं तो ये देख रहा था, हमें अब याद नहीं रहता क्योंकि इतने साल हो चुके हैं, बट एक्चुअली 2009 से लेके 2014, सिर्फ वो 6 साल के अंदर 4000 से ज्यादा टेरर इंसिडेंट्स हुए थे। मतलब देयर वाज वन अटैक एवरी 12 आवर्स। आधे दिन में 12 घंटे के अंदर एक अटैक होता था। उन अटैक से जो डेथ्स होती थी, हर 15 घंटे में एक होती थी, पता है? तो और जो इंजरीज हैं वो तो ज्यादा होती थी, हर 11 घंटे में एक इंजरी हो रही थी। एंड एवरी डे एटलीस्ट 2 टेरर इंसिडेंट्स वर हैपनिंग एवरी डे। एक हफ्ते के अंदर 13 टेरर इंसिडेंट्स होते थे। अब हमें पता भी नहीं है ये बात, क्योंकि अब भारत में टेरर इंसिडेंट्स हुए ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने बंद नहीं किया। अभी 2026 की बात है, अभी जनवरी के अंदर एक बोट पकड़ी गई थी जो ऐसे ही हथियार लेकर आ रही थी, और जैसे उसको वो मुंबई हाँ, में हुआ था। 26/11 में किया था। और ये पहली नहीं थी, 2014-15 में भी ऐसे एक पकड़ी गई थी टेरर बोट, वो पोरबंदर के पास थी। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट। अभी वो रेड फोर्ट में जो वो ब्लास्ट हुआ, जो थोड़ा सा बच गया था, वो RDX जो लेके भाग गए थे, बाकी तो 3000 kg तो उन्होंने पकड़ ही लिया था। वो थोड़ा सा लेके भाग गए, जस्ट वो दिखाने के लिए कि हम अभी भी कुछ कर सकते हैं। सिर्फ वो एक थोड़ी था, मतलब 2025 में कम से कम 7-8 टेरर अटैक्स रोके गए, मेजर वंस, नॉट स्मॉल वंस, मेजर वंस, राइट? वो 2025 में तो वो एक पूरा मॉड्यूल था जिसको पकड़ा गया था। उनके पास ग्रेनेड थे, पिस्टल्स थी, वो सब चीजें थी। वो They've been जलंधर में trying पकड़ा hard. गया। They've been trying हाँ? very hard, but इंटेलिजेंस हमारी बहुत हाँ, स्ट्रांग हो दिखा गई नहीं है। रहा है। हाँ, वो कर नहीं पा रहे। वो देखो, इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो ये होती है कि आप अपने घर में उनको घुसने नहीं दे रहे। दूसरा ये कि जहां ये प्लान बनाया जा रहा है, आप वहां घुस चुके हो। दोनों चीजें हैं। आप बिना ये दोनों चीजें किए इस लेवल पे, जिस लेवल पे ये रोका जा रहा है, आप नहीं रोक सकते। स्ट्राइकिंग एट द सोर्स। हाँ, because it has to happen at both the places, right? Like you need to understand कि कहाँ ये प्लानिंग हो रही है। आप उनकी प्लानिंग होते हुए उनको वहां पकड़ो, फिर आप उनको ऑब्जर्व करते रहो, उनका पूरा जो सिस्टम है वो ऑब्जर्व करो, कहाँ पूरा प्रोसेस होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप उनको, जैसे आपको इतला मिले आप वो फटाफट उनको पकड़ लो, बिकॉज आपको ये जानना है कि इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं और
किस डेप्थ पे इन्वॉल्व हैं, तो कहाँ क्या क्या लोग कर रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं. तो एवरीथिंग नीड्स टू बी अंडरस्टूड और दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डू. दे एक्चुअली वो कहते हैं ना, गिव देम इनफ रोप सो दे कैन गो एंड हैंग देमसेल्व्स. सो वो Yeah. पूरा दिया जाता है कि आप पूरा करो काम, आपको लास्ट में पकड़ेंगे. जैसे वो कई लोग बोल रहे थे कि वो जो गांव था उसके महाराष्ट्र में, जो पूरा उन्होंने वो टेरर अटैक, ISIS कर दिया था. हाँ, तो वो लोग बोल रहे थे कि पहले क्यों नहीं पकड़ा, लास्ट माउंट पे जाके को पकड़ा. वो लास्ट माउंट पे इसलिए जाके पकड़ा कि उनको वो सब कुछ करने देना चाहते थे, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल कैच एवरीवन एंड दैट इज Otherwise, some will escape. Otherwise, some will escape. सो. तो मैं बांग्लादेश की तरफ लेकर आना चाह रही हूँ आपको. ये बांग्लादेश से लेवल ऑफ थ्रेट कितना ज्यादा है, और यहाँ पे लगता है यहाँ पर भी अननोन गनमैन सीरीज शुरू हो ही जाएगी. 2-3 इंसिडेंसेस तो हमने देख ही लिए. हाँ, तो बांग्लादेश का जो थ्रेट है ना भारत को, वो काफी है, राइट. मैंने जैसे बताया, ये जो बंगाल इलेक्शंस जो है, दैट वाज इटसेल्फ एन इंटेलिजेंस ऑपरेशन, दैट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट. क्योंकि अगर वो कई लोगों का ये भी कहना है कि दे वर रेडी टू एक्चुअली ब्रेक अवे द बंगाल इटसेल्फ. ममता बनर्जी वाज रेडी टू डू दैट. मैं ये नहीं जानता कि वो सच है या नहीं है, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये प्लानिंग सिर्फ एक इलेक्शन जीतने की नहीं थी, उससे ज्यादा की थी. तो अगर ये लेवल है उनकी प्रिपरेशन का, और अगर ये लेवल था भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पुश बैक का और फाइट बैक का, तो उसका मतलब ये है कि इंडिया इज रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल नाउ. क्योंकि अब नेक्स्ट लेवल का जो ऑपरेशंस हैं वो वहां से चालू होंगे, राइट. एक तो वो हार चुके हैं, अब उनका मेन एम तो यही है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट को निकालें. उन्होंने बार बार बोला है, उसने यूनुस ने जाके, कि कैसे वो हेल्प करेगा पूरे नॉर्थ ईस्ट को कट ऑफ कर दो. अब नॉर्थ ईस्ट को कट ऑफ करना इतना आसान नहीं होगा, बट आप देखोगे कि ये जो हुआ है ये हसन सआदत के साथ, ये और बढ़ेगा. बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि हसन सआदत को ऐसे मारा तो उससे भारत को बहुत तगड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा हो जाएगा. मतलब उसको स्ट्रेटेजिक फायदा नहीं होगा. मतलब इन द सेंस के जो ये ऑपरेशंस जो हुए उसमें ये हसन के मरने से किसी को वो भारत को इतना तगड़ा फायदा नहीं होगा. बट ये जरूर होगा कि उनको एक मैसेज जाएगा कि हमें पता है कि आप क्या कर रहे हो, हमें पता है आप कहाँ हो और आप सुरक्षित नहीं हो. तो बाकी लोग थोड़ा सोच समझ के काम करेंगे. तो एक तरह का वार्निंग भी होती है, एक तरह की अनाउंसमेंट भी होती है कि हमारे पास क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं. एंड देश से मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में लेवल ऑफ थ्रेट इज मोर फ्रॉम बांग्लादेश दैन फ्रॉम पाकिस्तान. पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ में आपने चप्पे चप्पे पे चीज़ें बिठा रखी हैं. ड्रोन्स है, हर तरीके की सर्विलेंस बहुत अलर्ट लेवल पे चलता है. बट व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश, बिकॉज हमारा रिवराइन बॉर्डर है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो डार्क स्पॉट में चले जाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट में आ जाते हैं, आप उनको नहीं कवर कर सकते हो. एंड जिस तरीके से जमात के लोग बॉर्डर पे खड़े होकर गालियां दे रहे हैं, डंडे लेकर आ रहे हैं, माँ बहन की वो कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू इंट्रूड, मतलब हमारे घर में घुसेंगे भी, और मतलब तो भाई कि हम तो जाएंगे ही आएंगे, तुम रोक नहीं सकते हो हमें, एज ए बाप का घर हो इनके. सो मुझे ऐसा लगता है कि द लेवल ऑफ थ्रेट इज मोर राइट नाउ करंटली, क्योंकि अगर आपके सामने एक 500 लोगों की भीड़ खड़ी हो जाए, आप उसके ऊपर गोलियां नहीं चला सकते हो. और वो इस चीज को जानते हैं और वो इसी चीज का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. दिस इज व्हाट दे आर डूइंग एट द बॉर्डर्स. तो इनमें से आई थिंक टेकिंग आउट द की फैक्टर्स हु आर मास्टरमाइंड्स इज ईजियर दिस वे रादर देन गोइंग एक कन्वेंशनल या तारिक रहमान को फोन करना या उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करना. दैट गोज अ लॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस. जी. सी द थिंग इज, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कितने लाखों जो बांग्लादेशी हैं उनको बाहर निकाल दिया है, राइट, उनको वापस भेजा है. और हेमंता विश्वास तो बड़े क्लियर हैं, कहते हैं कि मैं उनको बैठा के खाना नहीं खिलाऊंगा दामाद की तरह, मैं उनको बाहर ही निकालूंगा यहाँ से. अब ये कर पाना किसी देश के खिलाफ इतना आसान नहीं होता. दैट मीन्स कि इंडिया हैज द कैपेबिलिटी टू एक्चुअली डू दिस.
जहां तक वो कुछ लोग आ रहे हैं और वो ऐसी वो डंडे डुंडे लेके गालियां गुलियां दे रहे हैं, वो उनके दिल की भड़ास है जो निकाल रहे हैं, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते उससे ज्यादा। द थिंग इज, अगर वो मतलब इट इज परफेक्टली फाइन कि अगर वो थोड़ा सा अगर ज्यादा आने की कोशिश करें, उनको पहले वार्न करके फिर गोली मार दो, बिकॉज द थिंग इज like you have to treat the other person as a adversary, as an aggressive assailant. तो अगर ऐसा होता है, अगर वो ट्रेसपास कर रहा है और उसको बोल दिया गया आप ना आओ, फिर भी वो कोशिश कर रहा है और बंदूक या डंडे लेके आ रहा है, तो उसको मारना सही है। मतलब like that is how it will work, like in वो international this thing. The thing is के इन द कमिंग डेज ये इंडिया के पास कितनी कैपेबिलिटी है उनको वापस भेजने की, और कितनी कैपेबिलिटी है उनको अंदर ना आने देने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से ये पहली बार ऐसा हो रहा है भारत की हिस्ट्री में, मतलब भारत की हिस्ट्री इन द सेंस जब से इंडिपेंडेंट हुआ है भारत, और उसके बाद फिर 1971 में ये जब अलग हुआ बांग्लादेश, पहली बार ऐसा हो रहा है कि बांग्लादेशी एंटर नहीं कर पाएंगे भारत में, और भारत से उनको निकाला जाएगा। अब ये जो वो SIR वगैरह जो हुआ, उसके बारे में जो लोग इतना शोर मचा रहे थे, लाइक वो सब कहानियां वो सबको पता है कि ये दे वर ऑल एजेंट्स ऑफ वो दोज पीपल, बिकॉज SIR हर साल होती रही है पहले। कमाल की बात यह है कि SIR लाइक बंगाल में और बिहार में और बाकी सब स्टेट्स में लास्ट टाइम जब हुई थी 2003-2004 में हुई थी। अब आप ये सोचो कि 2003-2004 में और क्या हुआ था। 2003-2004 के अंदर एक्चुअली पहली बार EVMs यूज किए गए थे। तो जब EVMs जब शुरू हुए उसके बाद से SIR की नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो पहले जो पेपर बैलेट्स होते थे तब उससे चोरी करते थे। जब वो चोरी नहीं कर पाए तो उन्होंने ये चीजें अपनानी शुरू कर दी। तो a person has to think through this, right? कि ऐसा कैसे है कि जब EVM आई उसके बाद आपने SIR ही नहीं की, आपने SIR बंद कर दी, ना बंगाल में हुई ना बिहार में हुई, ऐसा कैसे हो गया? तो इजी बटन पर आपने प्रेस कर दिया, आपके पास नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट। इजी काउंटिंग। आप वो EVM को हैक नहीं कर पा रहे, आप वो पेपर बैलेट्स नहीं कर पा रहे, आप और कुछ नहीं कर पा रहे, तो आपने लोगों को ही उठा के वो चेंज कर दिया। जो वो मरे हुए लोग हैं जो हैं ही नहीं यहाँ पर, वो उन्हीं से वोट डलवाए जा रहे हो खुद के लिए, तो आपने वो हैकिंग शुरू कर दी। सो द थिंग इज के जैसे वो चीजें ठीक हुई उसी समय इनका लॉस शुरू हो गया, एंड दे विल नेवर विन ऑब्वियसली। अब तो वो खत्म ही हो गया TMC वगैरह का किस्सा कहानी, वो तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी अब। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरा जो सिनेरियो है, लाइक इस समय बहुत चेंज हो चुका है, और बांग्लादेश का अब इस तरह से जो कर रहा था पहले, उसका वो करते रहना इतना आसान नहीं होगा। लाइक ऑफ कोर्स जब जैसे मार्को रूबियो वहां गया, बंगाल गया पहले कैलकाटा में, वो दिखाता है कि दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन दैट एरिया। सो अगर ऐसा है तो I think India and Indian like agencies will need to be careful about many things. So वो हो रहा है और वो होता रहेगा, क्योंकि आपको लगता है कि अभी भी बांग्लादेश के अंदर बैटल ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज इज ह्यूज एंड हाई? एब्सोल्युटली ये पूरी बैटल जो है ये स्टार्ट तो बंगाल से हुई है, पर ये अपनी जो चरम सीमा पे तब पहुंचेगी जब वो चिकन नेक की लड़ाई होगी। आपको लगता है कि वो स्टेज तक आएंगे हम लोग? हाँ, 100%, क्योंकि वो पूरा जो एरिया है, वो रंगपुरा और वो जो पूरा एरिया है, उसमें 100% वो दे वुड बी सम एक्शन लाइक इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और ईयर, क्योंकि और कुछ आ रहा है नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप बैठे हैं, ये शुरुआत उन्होंने की है ना।
मतलब ये कहना शुरू करना कि चिकन नेक आप तोड़ सकते हो, उनको इनवाइट करना चाइनीज को, फिर इसका वहाँ जाना, ये आईएसआई के चीफ का वहाँ जाना, और चाइना का वहाँ पर एक एयर स्ट्रिप बनाना, दीज आर नॉट कोइंसिडेंसेस. That means that there has been a very strong effort to do all this thing. Now उनको एक setback मिला है, और see the thing is, इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ सीधा लड़ाई तो नहीं करेगा, क्योंकि कोई मेरे को वो कह रहा था कि अटैक क्यों नहीं कर देते हैं बांग्लादेश अटैक क्यों नहीं करता. तो मैंने कहा पाकिस्तान चाइना का प्रॉक्सी है, बांग्लादेश पाकिस्तान का प्रॉक्सी है. कौन बेवकूफ वो है जो प्रॉक्सी के से जाके लड़ाई करेगा. इंडिया हैज टू बी कंप्लीटली आउट ऑफ इट्स माइंड टू गो एंड फाइट विद बांग्लादेश डायरेक्टली. वो प्रॉक्सी का प्रॉक्सी है. अब देख ही रहे हो ना आप क्या हालत हो रही है, क्योंकि यूक्रेन इज अ प्रॉक्सी ऑफ द वेस्ट, और वो रशिया उससे लड़ाई कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली हारेगा. like obviously like it will have a lot of hits, और वही हो रहा है. अब जब ये ईरान जो है, जो चाइना का प्रॉक्सी है, उससे जब यूएस लड़ने जा रहा है, तो ऑब्वियसली हारेगा वो. आप प्रॉक्सी के साथ लड़के नहीं जीत सकते, और आपको लड़ना भी नहीं चाहिए. Below the standard. इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, दैट इज व्हाई इट वाज सो इम्पोर्टेंट. इनफैक्ट जब ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ था, मैंने उसी समय लिखा था अपने न्यूज़लेटर में, दिस ऑपरेशन हैज टू बी क्विक. If it goes beyond couple of weeks, India will be in bad shape. It has to be quick and come out. उनका जो करना है, आप एक बार फंस जाओ, फिर आपको वो प्रॉक्सी और उसका जो मास्टर है वो कभी निकलने नहीं देगा. बिकॉज़ वो चाहते हैं क्या फंसे रहो दलदल में. वो तो चाहते थे ये करना. तो भारत ने बड़ा अच्छा किया कि उनके सारे एयर बेसिस को वो ब्लास्ट किया, बॉम्ब किया, और बस बाहर आके अपना सारा काम जो करना था कर लिया. उसने सब कुछ देख लिया, अपना जो टेस्ट करना था कर लिया, कि उनके हथियार कितनी लेवल के हैं, हमारे हथियार कितनी लेवल के हैं. उनको ये ख्याल था कि हमने राफेल गिरा दिए, अब तो वो भी चीज निपट गई है. डिबंग हो गया. तो बांग्लादेश की साइड आप एक्सपेक्ट करें कि चिकन नेक पे आने वाले 1 साल के अंदर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है? एब्सोल्युटली. वो दोनों तरफ से लोग तैयार बैठे होंगे, मतलब हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, क्योंकि उनकी तरफ से लोग खुलकर आ जाएंगे जो अभी तक, जैसा आपने बोला प्रॉक्सी से अभी तक तो शांति से बैठे हुए हैं. बाय द वे बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग चल रही है मलेशिया में, इनके सेंटर्स, बांग्लादेश एंड पाकिस्तानी ट्रेनिंग सेंटर्स, जिहादी ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं. टर्की इनको ड्रोन्स दे रहा है, चाइना इनको अब आज के डेट में इनके डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हथियार देगा. इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि लेस किया जा रहा है उसको आर्म्स एंड एमिनेशन से, बांग्लादेश को पूरी तरीके से. हाँ, मैं तभी जब हमारी बात हुई थी इसके बारे में, टीसीएस के बारे में, तभी मैंने बोला था कि इंडिया शुड, कि दिस वाज नॉट अ स्मॉल थिंग, कि मलेशिया में उसका वो लिंक था. उसका बाद में तो लिंक वो काफ़ी देशों के साथ निकला, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ निकला. बट द थिंग इज कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि वहाँ पर किस लेवल पे और कितनी डेप्थ पे वो लोग जा सकते हैं. और इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट. और हमने जब बात की थी, उसके बाद से ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला शुरू हुआ, बिकॉज एंड आई डोंट थिंक इट वाज अ कोइंसिडेंस. मैंने जो बोला था कि वो टीसीएस आयोन जो है, उसने लगातार बार वहां पेपर लीक हुए हैं, पेपर फेल हुए हैं. वो मुझे कोई फोर्स मेरे को समझा नहीं सकती कि ये चीजें आपस में लिंक नहीं है. मतलब लॉजिक नहीं है. नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो चल रहा है हिसाब किताब नाटक, ये और टीसीएस में जो हुआ नासिक में वो, और जो टीसीएस आयोन में जो पेपर लीक हो रहे हैं, वो आपस में लिंक नहीं है. ये मेरे को कोई समझा नहीं पाएगा कि ऐसा नहीं है. ये 100% आपस में लिंक्ड है. So इसका मतलब कि टाटा is trying to put a pressure on the government indirectly. No, they are. मैं ये नहीं कहूँगा कि वो टाटाज आर इन्वॉल्व और टीसीएस deliberately कर रही है. I'm just saying कि ये तो मैं सिर्फ टीसीएस की बात कर रहा हूँ. I'm saying the entire IT organizations in India, all the companies are actually sitting ducks.
इंडिया की गलती है कि इंडिया ने उनको एक नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं माना, उनको मानना चाहिए। उनके पास एक रेगुलेशन होनी चाहिए भारत के अंदर कि जो इस डेटा को हाथ लगाएगा दैट हैज टू गो थ्रू अ सर्टेन लेवल ऑफ सिक्योरिटी, अ सर्टेन स्टैंडर्ड लेवल ऑपरेटिंग ऑफ प्रोसीजर्स। या वो प्रोसीजर्स, और उसके ऊपर वो ऑडिट्स होंगे, एक सर्टेन तरह के ऑडिट्स होने चाहिए। मतलब आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि आपके पास वो नीट के भी वो पेपर आप कर रहे हो, आप उसके वो जेई के भी कर रहे हो, गेट के भी कर रहे हो, आप वो जेल प्रहरी के, पेंशन राइट, वो पेंशन सारे काम राइट सबका पर्सनल। कर रहे हो, और आपके पास मतलब सबका सारे कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक डेटा है, उनकी पूरी एक एक इंफॉर्मेशन है, और वो एक नेशनल खतरा नहीं है क्या? वो दैट इज अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। सो पीपल हैव टू थिंक थ्रू दिस, मतलब ये क्या है, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें आपस में वो लिंक्ड होती हैं। अब तो आई थिंक लोगों ने धुरंधर देखी है, यू डोंट नीड टू डायरेक्टली अटैक समवन, you only need to change a little bit of things here and there, and the other person can do a lot of things for you. True. True. Thank you so much, sir. But unknown gunmen at their best, at their games in Bangladesh. और देखते हैं आगे आगे क्या होता है, बट ये जो चिकन नेक वाली न्यूज़ है दैट इज लिटिल बिट कंसर्निंग मी, बिकॉज वी डोंट वांट टू गेट इनटू अ स्टेट ऑफ वॉर राइट नाउ, बिकॉज अभी हमें कम से कम शांति के 10 साल चाहिए फॉर द फुल ग्रोथ ऑफ भारत एंड विद द सेम गवर्नमेंट, सो दैट यू नो दैट बीच में कोई चेंज ना आए, जिस शांति से हम बढ़ रहे हैं उसी शांति से हम बढ़ते किसी ने कहा था कि you may not be interested in the war, but the war is interested in you. एग्री टू इट जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, देश सर का चैनल है, दृष्टिकोण.com पोर्टल है, प्लीज उसे भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एंड इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू मी तो 9717753351 पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।